याद आया कि हम यहाँ ज़िक्र पाकिस्तान का भी करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम ज़िक्र करेंगे और बात ये हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इसी तरह से अटकी रही, अलग-अलग तरह से मैं देख रही हूँ लेख लिखे जा रहे, तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूँकि पाकिस्तान भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का। तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियाँ होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दें तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, जाहिर है। क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही ख़त्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है। उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक एग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती है। जी हाँ, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, because I know that water wars can turn into a hot war.
और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो हैं, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो और नीचे पाकिस्तान वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम। वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, लेट अस लुक एट द सिंपल थिंग। हम दोनों एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ये पानी के मसले, टेररिज्म के मसले, मैं समझता हूँ समझदारी और अक्लमंदी इसी बात में है। हम देखें कि दोनों के जो लोग हैं, गुर्बत दोनों जगह है, तो कैसे लोगों की तरक्की हो सके। नक्शा देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों की जो डेस्टिनी है, इट इज़ जॉइंट। अब हम नहीं मानने को तैयार, मत मानिए, अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल, आपकी मर्जी है। इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर लेती हूँ कि इतने इनह्यूमन एनवायरनमेंट में जहाँ बात हो रही है कि भाई आप किसी देश का पानी रोक देंगे, यहाँ की बात हो रही है। तो पहली बात तो आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि क्या जायज़ है पानी, हाँ जी बोलिए, या नहीं जायज़ है, वो सवाल, उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण छपे हैं पिछले कुछ दिनों में ही, जिसमें श्याम सरन ने कहा है कि हमारा ये दोहरा रवैया होगा अगर हम चीन उस जगह बैठा है हमारे ऊपर जहाँ से पानी का फ्लो वो रोक सकता है, और हम उस जगह बैठे हैं जहाँ हम पाकिस्तान का फ्लो रोक सकते हैं। तो अगर हम चीन से वो सहने को तैयार नहीं है, तो वो दुख या वो ज़ख्म हम पाकिस्तान को क्यों दें, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो सैयद अकबरुद्दीन हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और बड़े ही टॉप क्लास वो एक डिप्लोमेट माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो कहते रहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, आप आतंकवाद पे अड़े रहिए। तो किसका, दोनों का जवाब देना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो थॉट, दो थॉट प्रोसेस ना, देखिए श्याम सरन जो है वो समझदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अकबरुद्दीन सरकार की बात कह रहे हैं। वो सरकारी मुसलमान है, तो इसका मतलब सरकार यही सोचती है। देखिए मैं तो साफ बोलता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी है, हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे, जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती कि दुनिया में हो क्या रहा है और बदल कैसे रही है।